वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी प्रॉब्लम नंबर 15 जो हमारा आखिरी प्रॉब्लम होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम मैंने सिखाए हैं, ये 5th वन होगा और इमीडिएटली यही वीडियो में मैं लास्ट ईयर जो यूनिवर्सिटी में पेपर पूछा गया था क्वेश्चन वो मैंने सिखाऊंगी, ठीक है। एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप ये 5 प्रॉब्लम अच्छे से करो। आई होप आपको इसी तरीके के प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी लेवल पे आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the question. Why I have selected this question? अगर आप गौर से पढ़ोगे तो ये जो मिस्टर अकबर है, employed in Indo Gas Limited, furnish the following details of the salary. ये जो मिस्टर अकबर है उन्होंने साल में से 2 बार उन्होंने अपना जॉब चेंज किया है और अलग अलग जॉब पे उनको अलग अलग क्या मिला है, पेमेंट मिला है। तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है ये क्वेश्चन। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया है कि मिस्टर अकबर जो है इंडो गैस में थे, काम करते थे। कब तक करते थे? 31 अक्टूबर तक करते थे और इमीडिएटली 1 नवंबर नेक्स्ट डे ही जॉइन वाटर सप्लाई गवर्नमेंट कंपनी। तो देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो एक ही साल में 2 कंपनी चेंज की अकबर ने, एंड दूसरी एक प्राइवेट है एंड दूसरी उन्हें गवर्नमेंट का जॉब लग गया। तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, फिर हम अब टैक्सेबल इन सैलरी कैसे निकालेंगे, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी। अब हमें धीरे धीरे पहले कंपनी का करना है। सो यहाँ तक जो है पहले हम इतना पार्ट ही देखेंगे, ठीक है। सो फॉर्मेट एज यूजुअल है हमारा। Mr. Akbar employed Indo Gas Limited till 31st अक्टूबर। हमारा अकाउंटिंग ईयर या प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 21 से लेके एंड होता है हमारा मार्च 22। इसके बीच में मिस्टर अकबर ने 1 नवंबर में दूसरी कंपनी ज्वाइन की। इसका मतलब 7 महीने वो इस इंडो गैस में थे और रिमेनिंग 5 मंथ्स जो है वो थे गवर्नमेंट जॉब में। तो हमें डिवाइड करना है इनका इनकम 7 मंथ्स में और 5 मंथ्स में। इन दोनों की टोटल होती है 12 मंथ्स और गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स वालों को सिर्फ यही देखना है कि पूरे साल भर में मतलब 12 महीने में एक पर्सन ने कितना इनकम कमाया है। सो नो मैटर आप साल में से 3 जॉब चेंज करो, आपको वो तीनों जॉब की सैलरी ऐड करनी है एंड फाइनली एक फाइनल अमाउंट पे आपको टैक्स भरना है। सो लेट्स सी कैसे करते देखते हैं। सो एज यू नो पहले हमें क्या क्या लेना है, पहले सैलरी, बेसिक सैलरी हमें लेनी है। सो देखो बेसिक पे एंड बोनस। अगर एडवांस सैलरी होती तो हमने एडवांस सैलरी ली होती, एरियर्स ऑफ सैलरी होती तो वो ली होती, कमीशन लिया होता, बट हियर दे हैव गिवन ओनली 2 थिंग्स, बेसिक पे एंड बोनस। यहाँ पे डियरनेस अलाउंस भी नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है। सो दिस इज 2 डन। उसके बाद हमारा अलाउंस स्टार्ट होगा। अलाउंस उन्होंने सिर्फ एक दिया है, हाउस रेंट अलाउंस, एंड उन्होंने दिया है 2800 इंटू 7। वाई 7? बिकॉज इन्होंने यहाँ पे सिर्फ 7 महीने ही काम किया, तो ऑफकोर्स जितने मैंने काम किया उतने ही मैंने अलाउंस। अच्छा मीन्स आपने कैसे डिसाइड किया पर मंथ? यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है ना पर मंथ। तो ऐसे कभी नहीं होगा कि यहाँ पे पर मंथ देगी और या पर एनम देगी, तो पर मंथ। तो ये भी हम कंसिडर करेंगे कि दिस इज अ पर मंथ। गॉट इट? सो हमारा 2800 इंटू 7। बट एज यू नो एचआरए में मतलब हाउस रेंट अलाउंस में हमें कुछ एग्जम्पशन है, उसके लिए हमें 3 कंडीशन पूरी करनी होती है। तो देखो अब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप वीडियो पॉज करो और पहले आप कैलकुलेट करो। तो एक्चुअल रेंट पहली कंडीशन होती है, एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट मिस्टर अकबर को मिला 19,600, 7 मंथ। देखो यहाँ पे फिर दूसरी कंडीशन होती है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो उन्होंने एक्चुअल रेंट कितना पेड किया, 7,200 इंटू 7, जो भी इनकी अमाउंट आएंगी उसमें से माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी के लिए हम क्या लेते हैं एचआर में? तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक सैलरी लेते हैं, डियरनेस अलाउंस लेते हैं, डियरनेस पे लेते हैं। वो भी कब लेते हैं? अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट से होगा तो। बट यहाँ पे डियरनेस अलाउंस भी नहीं दिया है, डियरनेस पे भी नहीं दिया है। प्लस हम कमीशन ऑन सेल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कमीशन ऑन सेल भी नहीं दिया है, तो हम सिर्फ बेसिक सैलरी ही लेंगे। यहाँ पे आया समझ में? अगर ये देते तो बेशक हम सबकी टोटल करते और उसका 10% निकालते,
बट यहाँ पे ये बाकी के आइटम्स उन्होंने नहीं दिए हैं, सिर्फ बेसिक सैलरी दी है। सो 7 मंथ्स की बेसिक सैलरी 56,000, उसका 10% तो आएगा 5,600। तो माइनस करो, देखो इन दोनों का आता है 22,400, मतलब मिस्टर अकबर ने अपनी जेब से पेमेंट किया 22,400, उसमें से हमने 5,600 माइनस किया, तो हमारी दूसरी क्राइटेरिया का आंसर आया है 16,800। देखो ये पहले क्राइटेरिया, ये दूसरी। और तीसरी क्राइटेरिया अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है मेट्रो सिटी, तो हम 50% नहीं लेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये नॉन मेट्रो सिटी है और हम 40% ऑफ सैलरी लेंगे। अगेन सैलरी यही लेंगे, बेसिक सैलरी। तो हमारा तीसरे कंडीशन का आंसर आया है 22,400। तो बस अब ये और ये इन तीनों में से जो छोटा है वो हम माइनस करेंगे। सो विच एवर इज लेस, सो 16,800 हम माइनस करेंगे। इसका मतलब इतना एग्जम्पशन हमें मिल चुका है, तो हमें अब टैक्स, हमें मतलब मिस्टर अकबर को टैक्स भरना है 2,800। आया समझ में? ये देखो अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा तो ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम ही एचआरए दे रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, यूनिवर्सिटी में भी आएगा। ठीक है, चलो नाउ दिस अलाउंस इज ओवर। नाउ क्लब फैसिलिटी, ओके नाउ अलाउंस खत्म हो गए, अब पर्क स्टार्ट हो गया, और पर्क में यूजुअली हमें वैल्यूएशन करना होता है। ठीक है, सो और उस पे टैक्स भरना ही होता है, क्योंकि क्लब का जो दिया है वो प्राइवेट यूज के लिए दिया है और हमारे खुद के लिए यूज के लिए दिया है। सो इसको 700 इंटू 7 मंथ्स पूरा के पूरा भाई आपको टैक्स भरना है। गवर्नमेंट बोलेगा आप क्लब में जाके मजे करोगे तो आपको मजे का टैक्स भी भरना है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ, ओके अब ये भी उन्होंने पूछा है। अच्छा उसके पहले गैस भी देखो सप्लाइड, मतलब 12 गैस ऑलरेडी सप्लाइड कर चुके हैं। आप बोलोगे मिस वो तो 7 महीने ही काम किया, बट यहाँ पे देखो ठीक से पढ़ो, सप्लाइड ईडी लगाया है, मतलब उन्होंने ऑलरेडी 12 गैस उसको किए होंगे। आपको 7 महीने जरूरी नहीं है कि 7 महीने में सिर्फ 7 ही सिलेंडर लगे होंगे, एक महीने में शायद उनको 2-2 सिलेंडर होंगे, तो जब तक जॉब में थे तब तक ही 12 सिलेंडर उन्होंने यूज किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 मंथ्स कंसिडर मत करो, तो पूरे 12 गैस मिले, लेकिन कंपनी नहीं कर रहे हैं तो कंपनी थोड़ी प्रॉफिट के साथ करेगी। कंपनी को कितना कॉस्ट आता है एक सिलेंडर के पीछे, तो 210, तो इस तरीके से 12 इंटू 210, तो इस पे भी टैक्स भरना है। गॉट इट? जो जो चीजें हमारे पर्सनल के लिए है वो हर एम्प्लॉय को क्या करना है, एम्प्लॉय को टैक्स भरना है। ओके उसके बाद एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अब ये भी अच्छे से याद हुआ रहेगा, 2,800 पर मंथ मिला है। सो यहाँ पे पहले पर मंथ लिखो, 7 महीने ही था वो तो 7 महीने ही, लेकिन एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। किसका? सैलरी का। कौन से सैलरी का? हमें क्या क्या लेना है वो सैलरी में, तो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, डीपी मतलब डियरनेस पे, ये हमें सब कुछ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो सिर्फ बेसिक सैलरी, तो 12% ऑफ बेसिक सैलरी माफ करो और इतना। ओके अगर कंट्रीब्यूशन होता, इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ होता तो 12% नहीं, हम क्या लेते हैं 9.5%। सो याद रखो कंट्रीब्यूशन को 12% और वही इंटरेस्ट होगा तो एग्जेम्पशन मिलेगा 9.5%। ठीक है, चलो सो दिस इज डन। तो ये कंपनी इंडिगो गैस जो कंपनी, इसने कितना कमा के दिया मिस्टर अकबर को, 96,300। उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने कंपनी चेंज की, तो हम नीचे दूसरी कंपनी का लिखेंगे हेडिंग, सेम फिर से बेसिक पेमेंट जो रहेगा और कुछ बोनस वगैरह दिया होगा। तो देखो बेसिक पेमेंट दिया है उन्होंने, अब यहाँ पे 5 मंथ्स, यहाँ पे 7 मंथ्स, अब यहाँ पे 5 मंथ्स। क्यों? क्योंकि ज्वाइन ही कब हुए, 1 नवंबर, और इनको टैक्स कब तक भरना है, 31 मार्च। तो काउंट करो नवंबर से मार्च तक 5 मंथ्स होते हैं, और यहाँ ऊपर 7 मंथ्स, तो 7 + 5 12 मंथ्स। ठीक है, सो 5 और क्या दिया है उन्होंने, यस अब बेसिक सैलरी इतनी दी है, पर उन्होंने कोई अलाउंस नहीं दिया है, कुछ भी अलाउंस नहीं है, तो डायरेक्टली जंप टू द पर्क। पर्क में क्या दिया है, रेंट फ्री एकोमोडेशन एट नासी एंड द लाइसेंस फी इज 5,000। ओके अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, इसके पहले जो हमने रेंट फ्री एकोमोडेशन जो किया था ना, वो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको कहा था कि 15% लेना है अगर आपका पॉपुलेशन 25 लाख के अबाव है, 10% लेना है अगर 10 लाख से 25 के बीच में है, या 7.5 लेना है अगर उससे नीचे है।
तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन क्यों नहीं अप्लाई की? क्योंकि सबसे मेन थिंग है, अब मिस्टर अकबर एक गवर्नमेंट कंपनी को ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पे वो वाला रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन लाके दिए है, प्रिस्क्राइब किया है कि 5000 पर मंथ। तो जितना भी कैसा भी उनका रेंट, कितना भी बड़ा घर हो, विथ फर्निश हो, कुछ भी हो, हमें लिखना है 5000 इंटू कितने मंथ्स किए उन्होंने, 5 तो 25,000। ये प्लीज अंडरलाइन करके रखो। व्हाट इट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हम जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है वही लेंगे, बाकी हम हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट, यूज ऑफ मोटर कार फॉर अ पर्सनल पर्पस। देखो आपको अगर याद रहेगा तो 1600 सीसी, उसके आगे का सीसी याद रहेगा तो देखो मैंने सिखाया है आपको, लेकिन वो कब सीसी वाला था, ये कंडीशन कब थी, जब वो पार्टली प्राइवेट एंड पार्टली ऑफिस के लिए होगा। देखो फिर एक बार ये टेबल मैंने लास्ट प्रॉब्लम में भी सिखाया है, तब हमने ये वाला यूज किया था क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया है। ठीक है, खर्चा वगैरह एम्प्लॉयर नहीं किया है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर नहीं दी है, सो वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो लेकिन पहले वाले जो प्रॉब्लम थे, मैंने आई के 4th लेक्चर में शायद, तो वहां पे ये वाली कंडीशन थी, कार आधी वो अपने लिए यूज करता था और आधी ऑफिशियल के लिए, बट यहाँ पे मिस्टर अकबर ने पूरा प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया है, तो अब हम ये सीसी वाला नहीं लगाएंगे। एंड कॉमन सेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं सीसी वगैरह दिया है क्या, नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली ये तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, ये वाला आएगा। ऑफिशियल पर्पस पूरा के पूरा ऑफिस होता तो टैक्स भरता ही नहीं, क्यों अपनी जेब खाली करता, वो तो यूज ही टैक्स ऑफिस के लिए कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये दो कंडीशन याद रखनी है, अगर पार्शियली है ये है तो ये, नहीं तो आप ये वाली कंडीशन। तो चलो क्या बोला है उन्होंने, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, क्या दिया है उन्होंने, कॉस्ट ऑफ कार 4 लाख, तो 4 लाख का 10% 40,000, लेकिन साल भर है था क्या ये, तो नहीं, तो 40,000 भी हम किस में डिवाइड करेंगे, हम 5 मंथ्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो कार की वैल्यू थी 4 लाख, तो 4 लाख का 10% 40,000, लेकिन अगर ये पूरे साल भर होता तो हम बिंदास यहाँ पे मोटर कार 40,000 ही लिखते, बट यहाँ पे वो सिर्फ कितने मंथ था, 5/12, तो उसका कितना आता है देखो कंट्रीब्यूशन, सो बनेगा। ओके देखो यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सिखाया है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया मैंने। सो 5 मंथ्स का 16,600 प्लस उन्होंने बोला अगर सैलरी भी पेड कर रहे हो तो वो ड्राइवर की सैलरी भी करो, तो सैलरी भी हमने की है, 2,000 पर मंथ दिया है उन्होंने यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी, सैलरी 2,000, तो 2,000 इंटू 5 10,000। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट रिकवर्ड एम्प्लॉय से तो कुछ भी रिकवर्ड नहीं हुई है, सो यहाँ पे हमें क्या होगा, ये वाला नहीं आएगा, तो सिर्फ हम यहाँ पे 10% एंड ये ऐड करेंगे, तो पूरा बेनिफिट कितने का लिया मिस्टर अकबर ने, 26,667 आया। कैसे वैल्यूएशन निकालना है, तो ये कंडीशन अच्छे से याद रखो, ये दो बेसिकली कंडीशन, ये तो नॉन टैक्सेबल, टैक्स भरना ही नहीं तो लेना ही नहीं है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट अब हम जाएंगे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ। अब 2 बार तो हमने आरपीएफ देखा था, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये क्या है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो, इंटरेस्ट हो या और कुछ हो, वो फुल्ली नॉन टैक्सेबल है, फुल्ली नॉन टैक्सेबल, मतलब इस पे टैक्स भरना ही नहीं है, गॉट इट, तो कुछ भी नहीं, डायरेक्टली डैश। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता तो हमने 12% क्या किया होता, एग्जेम्प्ट किया होता, जैसे हमने यहाँ पे किया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो 12% सिर्फ एग्जेम्पशन मतलब राहत मिली, बाकी का हमें पेमेंट करना है, टैक्स भरना है। लेकिन एसपीएफ पूरा के पूरा क्या है, नॉन टैक्सेबल, अंडरस्टूड। ओके चलो, सो दिस इज डन। तो जो गवर्नमेंट की है कंपनी, उससे अब मिस्टर अकबर ने इतना कमाया, तो टोटल मिस्टर अकबर ने ए एंड बी कितना कमाया है, 207967, ठीक है, मतलब 2,07,967, तो अब टैक्स उसको इस पे भरना है, तो ऑफकोर्स अप्लाई स्टैंडर्ड डिडक्शन में हम करेंगे स्टैंडर्ड 50,000 माइनस एंड प्रोफेशनल टैक्स माइनस, सो यहाँ पे आएगा नेट सैलरी डन 1,55,327,
आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई भी किस्म का डाउट रहेगा तो प्लीज आप मुझे पूछो। ओके, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पूछोगे भी लास्ट प्रॉब्लम में आपने यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स ना ऐड किया था और फिर यहाँ से लेस किया था, तो अब यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया? तो सिंपल है, वहां पे प्रोफेशनल टैक्स जो था वो किसने भरा था? वहां पे प्रोफेशनल टैक्स भरा था एम्प्लॉयर ने। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे मिस्टर अकबर ने ही भरा है। तो जब एम्प्लॉयर भरता है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम ऐड करते हैं एंड फिर नीचे लेस करते हैं। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। प्रोफेशनल टैक्स कहीं तो लिखो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें जो दिया है वो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप इसका होमवर्क करोगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। गॉट इट? सो अब होमवर्क क्या है आपका? देखो, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। ये आपका लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था। सो सी हियर, बेसिक सैलरी दी है 30,000, तो ये हम क्या लेंगे? पर मंथ है इंटू 12, तो ये ऊपर ए पार्ट में लेंगे। बोनस पर एनम दिया है तो ये एज इट इज लेंगे। और कुछ दिया है कि देखो, यस कमीशन दिया है, तो कमीशन भी हमारे ए पार्ट में होगा। ये तो अलाउंस है, तो ये अलाउंस मतलब बी वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, ये पर्क है। ओके, तो स्टार्टिंग वाले जो पार्ट है हमारा ए पार्ट, तो उसमें बेसिक सैलरी, बोनस एंड कमीशन होगा। उसके बाद हमारे अलाउंसेस स्टार्ट हो गए, तो ये हमारा पहला अलाउंस है। तो अब तुम ही बताओ, अलाउंस है, 2 बच्चे हैं, तो हमें कितने का अलाउंस मिलेगा? एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज। ऐसे 2 बच्चे हैं, ऐसे 12 महीने, तो हमको यहाँ पे एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 2400। हॉस्टल अलाउंस, फिर से यहाँ पे हॉस्टल है इसलिए 300 इंटू 2 बच्चे हैं इंटू 12 मंथ्स, तो कितना आएगा? यहाँ पे जो भी आएगा, मेरे ख्याल से 9600 समथिंग आएगा, आप कैलकुलेटर पे कर दो। तो ये एग्जम्पशन होगा, मतलब हम माइनस करेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे हम 4800 इंटू 12 है, तो ये पहले लिखेंगे। फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे? कितना एग्जम्पशन है हमें? 1600, क्योंकि मिस्टर रमाकांत ये कहीं पे भी नहीं दिया है कि वो हैंडीकैप है। अगर हैंडीकैप होते तो एग्जम्पशन कितना मिलता? 16 की जगह 3200 इंटू 12, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें कितना मिलेगा? 16,200 इंटू 12। तो ये इसमें से हम ये माइनस करेंगे, जो आएगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। टिफिन अलाउंस बिल्कुल इस पे एग्जम्पशन नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है ये। तो ये पूरे की पूरी 12 हम 1200 इंटू 12, सो आई गेट 14,400 समथिंग आएगा, वो पूरा आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन हाउस रेंट अलाउंस दिया है, देखो इस पे कैलकुलेट करो कि एक्चुअल पेड क्या है 72,000। अब एचआरए के लिए हम कौन कौन सी सैलरी लेंगे ये भी आपको डिसाइड करना है। बेसिक सैलरी, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, लेकिन डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे शायद नहीं दिया है, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे 30,000 इंटू 12 एंड उसके साथ कमीशन लेंगे। ठीक है, और फिर हम हमारा कैलकुलेशन करेंगे हाउस रेंट अलाउंस का। नेक्स्ट उसके बाद पर्क स्टार्ट होता है, उन्होंने विथ 1800 सीसी, मतलब ये अबाउ 1600 सीसी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2400 प्लस ड्राइवर का 900, तो ये आएगा 3300 इंटू 12। तो ये पर्क की हमारी वैल्यूएशन होगी, वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज एक्सपेंसेस भी बॉन्ड किया है बेचारे एम्प्लॉयर ने, मतलब बॉस ने, और कार भी प्रोवाइड की है बॉस ने, तो ये वाला रूल। देन ही हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 2500 पर मंथ, तो ये कहाँ यूज होगा? जब सब पूरी टैक्सेबल सैलरी होगी ना, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स माइनस करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉई ने पेड किया है। गॉट इट? सो यहाँ पे हम नीचे वाले इसमें लिखेंगे 2500 पेड उसने किया। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने पेड किया होता तो पहले हम ऊपर ऐड करते फिर नीचे लेस करते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ही मतलब रमाकांत ने पेड किया है, हम एज्यूम करते कि ही मतलब ये रमाकांत है। ठीक है, सो रमाकांत ने पेड किया, तो एक बार ही हम कब माइनस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के बाद। चलो आप ट्राई करो, आंसर मुझे बताओ जल्दी। इसका आंसर मैं कम्युनिटी टैब पे शेयर करूंगी।
आई होप आपने पूरा ये चैप्टर एंजॉय किया है। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट यही चैप्टर का बचा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो रेयरली पूछते हैं लेकिन सिखाना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, आई गेस चैप्टर नंबर 4 नहीं चैप्टर नंबर 3, जिसमें पूरा दिया है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। मतलब उसमें वो हाउस रेंट भी देंगे, बिजनेस भी देंगे, सैलरी भी देंगे, ये सबको मिलाने के बाद आपका फाइनल टैक्स कितना आएगा। तो ये चैप्टर उस पे बेस है। लेकिन जब तक आप ये चैप्टर नहीं करोगे, चैप्टर नंबर 2, तब तक आपको चैप्टर नंबर 3 कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। सो और चैप्टर नंबर 2 पे 14 मार्क्स का तो उन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा है, तो 14 मार्क्स तो आपको मिलाने ही है पासिंग के लिए, प्लस आपसे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो आराम से आप टैक्स में पास हो सकते हो। सो आई होप आपने एंजॉय किया है ये चैप्टर। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।